सभी को स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। इतिहास में आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 या पाठ संख्या 3, ठीक है, जिसमें पाठ है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीप यानी दुनिया में आप सभी को पता है कि 7 प्रमुख महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है कुल मिलाकर, और उसमें जो 3 विशेष महाद्वीप है और तीनों ही बड़े महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में फैला हुआ एक साम्राज्य, उस साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो साम्राज्य कौन सा था और क्या उसकी विशेषता थी। उस विशेषता के बारे में हम इस साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास है इस पाठ के अंदर करेंगे। तो हम समझ रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि रोमन साम्राज्य, रोम का साम्राज्य, रोम जो कि वर्तमान में इटली की राजधानी है और प्राचीन समय में भी रोम नगर अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हम रोमन सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसी रोमन सभ्यता का हिस्सा या उसी रोमन सभ्यता को रोमन साम्राज्य माना जाता है। तो रोमन साम्राज्य का क्या था स्वरूप और उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। रोमन साम्राज्य का प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी शासक और या शासन व्यवस्था या साम्राज्य कौन सा था, उसके बारे में आज हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो हम समझते हैं हमारे पाठ के जो है मुख्य बिंदुओं को। देखिए, रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य का फैलाव है वो 3 महाद्वीपों में था। पहला है अफ्रीका, ठीक है, दूसरा एशिया और तीसरा यूरोप के अंदर। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ये साम्राज्य था और इसकी जो स्थिति थी यानी इसका जो आकार था, उस आकार को अगर हम समझे तो उसका आकार था यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार आकार था इसका, और इसके उस समय उसको फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता था। फर्टाइल क्रिसेंट, फर्टाइल यानी उर्वर भाग, उपजाऊ क्षेत्र, और क्रिसेंट यानी हम ले सकते हैं भाग या क्षेत्र। तो फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से इस भाग को जाना जाता था। तो ये जो हिस्सा है वो पश्चिमी एशिया व उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा इसके अंदर शामिल था। तो इसकी स्थिति है वो अर्धचंद्राकार स्थिति में मानी जा सकती है। अब देखिए, हम जिस रोमन साम्राज्य को पढ़ रहे हैं उसको समझते हैं कि रोमन साम्राज्य इसका स्वरूप कैसे बना। ये एक विशाल साम्राज्य था, साथ ही साथ विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर पनपी, बड़ी, फली फूली, और कई साम्राज्य या कई राजनीतिक ताकतों ने इसे अपने अंतर्गत करने का प्रयास किया, कई राजनीतिक ताकतों ने इसे अपना हिस्सा बनाने का प्रयास किया, और इस प्रकार से रोमन साम्राज्य को अनेक ताकतों ने, अनेक साम्राज्यवादी शक्तियों ने इसे संवारा, संजोया और एक तरह से कह सकते हैं विश्व में एक महान साम्राज्य के रूप में इसको स्थापित किया। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी और देखा जाए तो रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। तो चूंकि तीनों महाद्वीप की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग सभ्यताएं हैं, और ऐसी स्थिति में रोमन साम्राज्य की भी ये विशेषता थी कि यहाँ पर भी विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न तरीके के लोग, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न खान पान, ये सारी की सारी सिचुएशन हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है। ये सारी उपलब्धियां या परिस्थितियां हमें रोमन साम्राज्य के अंदर भी दिखाई देती है। रोमन साम्राज्य की उस समय की अगर हम व्यवस्था को देखें तो रोमन साम्राज्य में जो कानून बने थे उस कानूनों में सबसे प्रभावशाली अगर स्थिति देखें तो वो थी स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियां यानी महिलाएं, ठीक है, महिलाओं की स्थिति या फिर स्त्रियों की स्थिति को हम देखें तो उस समय जब रोमन साम्राज्य विकसित हो रहा था, उस रोमन साम्राज्य के अंदर महिलाओं की स्थिति है वो काफी अच्छी थी, उन्हें काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी और कानूनी रूप से उन्हें काफी मजबूती प्रदान थी। तो ऐसी स्थिति में कि जो उस समय रोमन साम्राज्य के अंदर महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी वो आज भी कई हिस्सों में, विश्व के कई हिस्सों के अंदर है। ये स्वतंत्रता का स्वरूप है जो महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया था रोमन साम्राज्य के अंदर, वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, महिलाओं को काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। अगर हम रोमन साम्राज्य का माइनस पॉइंट लें या इसकी कमी को देखें तो यहाँ पर वो कमी है दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा यानी दासों से ही काम ज्यादा लिया जाता था, दासों से काम लिया जाता था। दास घर के काम काजों में या खेती पर, उद्योगों में, कारखानों में, कई चीजों में दास श्रम या जो है
उनकी मेहनत से सारा काम है वो चलता था। तो यहाँ पर दासों की स्थिति खराब थी और दासों के बलबूते पर ही सारा कार्य है वो चलता था। अच्छा खासी कह सकते हैं अच्छी खासी अर्थव्यवस्था है वो दासों के बलबूते पर चलती थी, जिसकी वजह से इसकी एक कमी हम लेंगे कि जिसकी वजह से जनता का काफी कुछ हिस्सा है वो स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। तो ये रोमन साम्राज्य की हम कमी देखते हैं। रोमन साम्राज्य का एक और प्रतिद्वंदी साम्राज्य था, वो था ईरानी साम्राज्य। ठीक है, उस समय विश्व की दो महान ताकतें थी, दो महान शक्तियां थी, एक रोमन साम्राज्य और दूसरा था ईरानी साम्राज्य। ठीक है, तो ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य कहाँ कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति को हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, क्या स्थिति है या क्या चीजें हैं जो हमें बताती है, या रोमन साम्राज्य की स्थिति को हम कैसे जाने कि ये महाद्वीप ये जो साम्राज्य है वो विशाल साम्राज्य था या ये अपने समय का प्रभावशाली साम्राज्य था। तो इसकी स्थिति के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं वो जानकारी के स्रोत है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है जानकारी के स्रोतों को। इसमें पहला जो भाग है वो है पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री जिसे पढ़ा जा सकता है। दूसरा भाग है प्रलेख या दस्तावेज, तीसरा है भौतिक अवशेष। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है जानकारी के स्रोतों को, पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज और भौतिक अवशेष। अब पाठ्य सामग्री में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्रोत शामिल हैं उनको समझते देखिए। पाठ्य सामग्री में आता है पहला है वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत के अंदर साल भर की जो गतिविधियां हैं उन्हें लिखा जाता था और फिर उन्हें संवार कर या संजो कर रखा जाता था, वो था वर्ष वृत्तांत। इसके अलावा प्रवचन, इसके अलावा पत्र, व्याख्यान और कानून जो राजा के द्वारा बनाए जाते थे या उस समय के शासक के द्वारा जो है अपने साम्राज्य के लिए बनाए जाते थे, वो कानून वगैरह जिनका लेखा जोखा है वो सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से ये सारी चीजें, प्रवचन यानी किसी के उपदेश वगैरह दिए जाते थे, पत्र यानी कोई विशेष पत्र वगैरह होते थे, पत्राचार के माध्यम से या विशेष दस्तावेज होते थे, उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। व्याख्यान, व्याख्यान यानी कोई प्रवचन और उपदेश एक जैसी बात है, तो व्याख्यान यानी किसी चीज को किसी ने व्याख्यान दे दिया फिर उसको एज इट इज लिख के रख दिया किसी ने, तो ये सारी चीजें हैं वो पाठ्य सामग्री के रूप में आती है। तो ये पाठ्य सामग्री के ये विभिन्न स्रोत हैं जो रोमन साम्राज्य से संबंधित है वो मिले हैं। तो ये सारे के सारे स्रोत हैं वो हमें रोमन साम्राज्य के प्रभावशाली या रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं कि रोमन साम्राज्य की स्थिति क्या थी। फिर दूसरा आता है प्रलेख या दस्तावेज। ठीक है, अब प्रलेख या दस्तावेज क्या क्या है? प्रलेख होते हैं जो अभिलेख वगैरह होते हैं, शिलालेख होते हैं, और ये ऐसे स्रोत हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जैसे पत्थरों के ऊपर लिखा गया या उत्कीर्णित किया गया किसी कठोर धातु की सतह के ऊपर, तो ये होते हैं प्रलेख या शिलालेख। इसके अलावा पांडुलिपियां, पांडुलिपियां में भी यही होता है कि तांबे के जो है पत्रों के ऊपर लिखा जाता था या अनेक कई धातुओं के ऊपर भी अभिलेख हो जाता है वो। और पांडुलिपियों में जैसे दस्तावेजों के तौर पे हाथ से जो लिखे गए होते थे दस्तावेज या किसी न किसी की प्रकार की व्याख्या जो होती थी वो इसके अंदर सम्मिलित होती है। और ये अभिलेख, शिलालेख या जो पांडुलिपियां हैं रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है, वो मुख्य रूप से यूनानी और लातीनी भाषा में लिखे गए। उस समय वहां की भाषा कौन सी थी? यूनानी भाषा। और दूसरी भाषा जो यूरोप की सांस्कृतिक भाषा मानी जाती है, लैटिन अमेरिका की भाषा मानी जाती है, तो उसे लातीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ये दो भाषाओं में ये शिलालेख, अभिलेख और पांडुलिपियां मिलती है। इसके अलावा इनको कैसे लिखा जाता था? इनको लिखने के तरीके थे पेपायरस का पौधा। पेपायरस जो नील नदी के आसपास है उगने वाला पौधा था, पेड़ होते थे और उनके पौधे होते थे, उनकी सरकंडे की तीलियां होती थी। सरकंडा यानी उनकी तीलियां या एक तरह नुकीली तीलियां होती थी, उनको इस तरीके से तैयार किया जाता था कि उससे फिर लेखन कार्य किया जाता था। तो मिस्र के नील नदी के किनारे पर यह पौधा है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता था। और हम रोमन साम्राज्य को समझे तो रोमन साम्राज्य अफ्रीका में भी था, एशिया में था और यूरोप में था। तो यहाँ पर एशिया के अफ्रीका का जो हिस्सा था उसमें मिस्र शामिल था और यहाँ पर पेपायरस का पौधा है वो पाया जाता था। तो इसके पौधे के सरकंडे की तीलियों से जो है दस्तावेज वगैरह लिखे जाते थे। इसके अलावा इसमें आता है
संवाद पत्र यानी किसी न किसी प्रकार का लेख, ठीक है, सरकारी दस्तावेज, तो इनको सुरक्षित रखा जाता था। और जब इनको सुरक्षित रखा जाता तो ये सारी सामग्री, अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपियां, दस्तावेज, लेख और अन्य सामग्री, तो ये सारी सामग्री भी जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में हमें रोमन साम्राज्य की जानकारी देती है या रोमन साम्राज्य के बारे में हमें अवगत कराती है। तो ये भी प्रमुख स्रोत के रूप में मानते हैं हम, दूसरा स्रोत। अब तीसरा स्रोत है भौतिक अवशेष। भौतिक यानी जो हमारे सामने हमको दिखाई देता है, चाहे वो स्मारक ले लो, ठीक है, इमारत ले लो, इसके साथ सिक्के जो खुदाई या उत्खनन जब किया गया रोमन साम्राज्य की जानकारी के लिए, और रोमन साम्राज्य की जानकारी के लिए जो खुदाई की गई विभिन्न उस सभ्यता को जानने के लिए, तो उसमें से कई प्रकार की इमारतें निकली हैं, कई प्रकार के स्मारक निकले हैं जो उस समय बनाए गए थे। इसके अलावा खुदाई में विभिन्न प्रकार के सोना, चांदी, तांबा या अन्य धातुओं के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो उन बर्तनों से भी हमें कहीं ना कहीं उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। आभूषण जो उस समय पहने जाते थे, या खुदाई के अंदर जो कंकाल वगैरह होते थे, या अन्य प्रकार की दबती हुई सभ्यता में विभिन्न प्रकार के आभूषण, अवशेष, औजार, उपकरण, ये सारी की सारी सामग्री या ये सारे के सारे स्रोत है वो हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो रोमन साम्राज्य की जानकारी के ये प्रमुख स्रोत है वो हम समझ सकते हैं। ये आपका प्रश्न भी आ सकता है कि 3 भागों में बटा हुआ रोमन साम्राज्य, ठीक है, तो कौन कौन से महाद्वीपों में बटा हुआ था। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। फिर आता है कि फर्टाइल क्रिसेंट क्या है। तो फर्टाइल क्रिसेंट जो है यूरोप और ऊपर अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र होता था उसे रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसे फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसकी स्थिति पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा इसमें माना जाता है, ठीक है। तो ये फर्टाइल क्रिसेंट था, ये सिंगल 1 नंबर का। अगर आपको आता है प्रश्न कि रोमन साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, तो 3 स्रोत है। 1 नंबर का आता है तो पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। सीधा उत्तर है। अगर आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको इसका विवरण है वो इस तरीके से लिखना है। अब रोमन साम्राज्य को हम समझते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी की शुरुआत तक उस समय विश्व के 2 प्रमुख साम्राज्य थे, एक रोमन साम्राज्य और दूसरा था ईरान का साम्राज्य, ठीक है। रोमन और ईरान ये आपस में प्रतिद्वंदी थे। प्रतिद्वंदी यानी एक तरह से दुश्मन या एक तरह से दोनों ही राज्य आपस में लड़ते रहते थे, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। तो ये प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। रोमन साम्राज्य का अगर हम फैलाव देखें तो रोमन साम्राज्य जो है पश्चिमी स्पेन, जो कि स्पेन है देश, ठीक है, यूरोप का पश्चिमी स्पेन से लेकर पूर्वी सीरिया, एशिया का क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी सीरिया तक का फैला हुआ था। और जो भूमध्य सागर, जो इटली के अगर नीचे आपने विश्व मानचित्र बड़ा नहीं पढ़ा, सॉरी, आप 11th में, तो विश्व मानचित्र में जो इटली की स्थिति है, इटली के नीचे की तरफ आता है भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता था और वही एशिया की तरफ से जाने का रास्ता था। तो ये भूमध्य सागर इन तीनों के बीच में आता था और ऐसी स्थिति में भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य की झील कह सकते हैं, ठीक है, या रोमन साम्राज्य का हृदय कह सकते हैं, हृदय यानी ओरियांतर, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य का हृदय जो है वो भूमध्य सागर को माना जाता है। अब अगर हम इस ईरान का साम्राज्य देखें तो ईरान के साम्राज्य का फैलाव कहाँ था। ईरान का जो साम्राज्य था वो कैस्पियन सागर के दक्षिण अरब का समूचा इलाका इसके अंदर सम्मिलित था व इसके साथ ही अफगानिस्तान के प्रदेशों के कुछ हिस्से भी ईरानी साम्राज्य के हिस्से थे, ठीक है, तो उसमें शामिल थे और ईरानी साम्राज्य के अधीन थे। तो ईरानी साम्राज्य भी एक विशाल साम्राज्य था जो कि एक तरह से कह सकते हैं रोमन साम्राज्य को टक्कर देता था। तो ये दोनों साम्राज्य आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दोनों ही परस्पर आपस में लड़ते रहते थे। अब जो ये हिस्सा है ईरानी साम्राज्य का, कि अरब का समूचा इलाका और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से जो ईरानी साम्राज्य के अंदर सम्मिलित थे, उसे चीन के जो लोग थे वो उसे ताचीन के नाम से जानते थे। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, कभी कभी भूले बिसरे प्रश्न आते हैं बुक के किसी भी
ईरानी साम्राज्य का हिस्सा जो ईरान, समूचे अरब का क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हुआ करते थे, उसे ताचीन के नाम से चीनी लोग बुलाते थे। ताचीन यानी बड़ा चीन या बृहत्तर चीन, बृहत्तर यानी बड़ा भाग, ठीक है। तो बृहत्तर चीन के नाम से इसे चीनी लोग जानते थे। तो ये थे हमारे रोमन साम्राज्य की सामान्य जानकारी के स्रोत कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य इन 3 प्रमुख महाद्वीपों में फैला हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे।